हाँ भाई, लास्ट में आप लोगों को मैंने सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई आउटसाइड कितना होता है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई एट सरफेस क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ई इनसाइड क्या होता है? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, या फिर रो के फॉर्म में आपको याद हो तो क्या होता हो? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, रो के फॉर्म में। और सेंटर पे कितना होता है? ई सेंटर, ये आता है आपका 0। 3 चीज हो गई आपके पास, है ना, आउटसाइड इनसाइड ये। इसी पे फिर हमने क्वेश्चन किया, अगर रो आपका वेरिएबल है ना, एज ए फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आपको एलिमेंट लेके करना होगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जानते हो आप लोग। इसी पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक प्रॉब्लम बोलते हैं इनको, केवीटी प्रॉब्लम। केवीटी प्रॉब्लम, केवीटी प्रॉब्लम। केवीटी प्रॉब्लम, हेडिंग डालो केवीटी प्रॉब्लम। बातें नहीं यार, बातें मत करो, समझो चीजों, है ना। तो जानते हो केवीटी क्या होती है? अगर कुछ पार्ट काट के अलग कर दिया जाए तो जो उसमें जो बचा हुआ जो गड्ढा बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं? केवीटी बोलते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, पर रिजल्ट इसका याद रखना है। रिजल्ट कैसे याद रखना है? इधर देखो कि यहाँ पे एक स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और इसमें से एक छोटा स्फीयर काट दिया आप लोगों ने, ये वाला। इसका सेंटर C2 है और इसकी रेडियस कितनी मान लो? स्मॉल आर मान लो, और इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक है। और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको, रो। रो दिया हुआ है। यहां पे एक पॉइंट P है, पॉइंट P है यहां पे केवीटी के अंदर, पॉइंट P। इस पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द केवीटी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द केवीटी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसा करते हैं, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, कि एक तो इसको पूरा कंप्लीट स्फीयर मानो रो का, है ना, प्लस रो से इसको भर दो और माइनस रो से क्या कर दो? खाली कर दो। तो आप इसको एक कंप्लीट मानेंगे। ऐसा कर सकते हो, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, ऐसे ही करना होगा। ये आपने ग्रेजुएशन में भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि आप इसको अगर एक पूरा प्लस रो का मान लेते, यहां पे होता है पूरा प्लस रो का, और ये पॉइंट P है मान लो यहां पे, ठीक है, ये C1 है, और ये आपका पूरा प्लस का होता है इस तरह से, ठीक है। तो कंप्लीट रो का। और ये जो दूसरा स्फीयर है ये वाला, इसको आप माइनस रो से मानते, ये C2 है, यहां पे पॉइंट P है, इसको क्या मान लो? माइनस रो। अगर मैं इसको यहां पे जाके फिट कर देता हूं तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगी? खाली जगह बन जाएगी। तो ये समझ सकते हो आप लोग इस चीज को, कि आप इस केवीटी वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, प्लस रो से कंप्लीट हो और माइनस रो से क्या है? छोटा गोला मान लो यहाँ पे। अगर इसको आप यहाँ रखें जाके तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, वही बन जाएगा ना। तो इस तरह जो करना होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब मान लो ये वाली जो है डिस्टेंस जो है इसके लिए R1 है, ये डिस्टेंस कितनी है मान लो? R1 है, और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है मान लो? R2 है। ये तो लिखोगे, इसके लिए डिस्टेंस कितनी मान लो? R1, और इसके लिए डिस्टेंस क्या मान लो? R2। अगर आपको यहाँ पे E लिखना के लिए बोले तो आप बोलेंगे E1 प्लस E2, ठीक है। E लिखने के लिए बोले तो क्या आएगा? E1 प्लस E2। अगर कोई आपसे कहे यहाँ पे अब कि E1 की वैल्यू बताओ, क्या आएगी E1 की वैल्यू? E जो है बड़े स्फीयर के अंदर फील्ड है, तो क्या होता है फॉर्मूला? कल तो लिखा है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोग? रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या आएगा? माइनस का। क्यों? इसका रो कैसा है? माइनस है। क्या आ जाएगा बताओ?
रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। अब इसमें से चाहो तो आप कॉमन ले लो, ई वेक्टर जो है वो आ जाएगा आपके पास, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ये R1 R2 को समझो, देखो क्या करता है ये। यहाँ पे देखो आपका ये क्या चीज़ है, C1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है आपका C2, ये C2 है। यहाँ पे ये पॉइंट है आपका P पॉइंट कहाँ पे ये, तो ये क्या बन गया आपका R1 वेक्टर, और ये क्या बन गया आपका R2 वेक्टर, ठीक है। और ये जो बनेगा आपको क्या बन जाएगा C1 C2 वेक्टर, C1 C2 वेक्टर। अगर आप इसमें C1 C2 और P में ट्राइंगल लॉ लगाओ, ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल C1 C2 एंड P, क्या होता है, अगर आपकी दो साइड सेम ऑर्डर में टू डिफरेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में क्या करती है, रिजल्टेंट शो करती है। इसका मतलब हुआ C1 C2 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा R1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे C1 C2 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा R1। तो यहाँ से निकलेगा आपका ये C1 C2 की वैल्यू ये बन जाएगी R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, किसकी, R1 माइनस में R2 की, तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर, ये आपको याद रखना है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। अब इसमें जो याद रखने वाली बात क्या है समझ में आपको, ये पॉइंट P की लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या है, जो फाइनल आंसर आया है नहीं कर रहा ना। अरे कहीं भी वो पॉइंट क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो केविटी बनती है गोले के अंदर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, हर जगह क्या रहेगा, सेम। अगर ये पॉइंट P यहाँ होता तो भी आपको क्या करना है, देखो यही तो आ रहा है C1 C2 लास्ट में निकल के। तो C1 C2 क्या है, ये एक बड़ा वाला गोला जो आपका स्फीयर और जो एक केविटी के सेंटर है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा C1 C2 वेक्टर, तो बनेगा। और दूसरा क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉइंट P की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इनसाइड द केविटी। तो ये नोट कीजिए आप लोग, फिर वो बात लिखाऊंगा जो लिखो। तो यहाँ पे पता चला, जो फाइनल आंसर याद रखना है अपने को, ये स्ट्रेट स्टार लगा लो चाहो तो, कि C1 C2 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और किस तरह होगा, C1 C2 के अलोंग होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें C1 C2 का अलोंग होगा, ठीक है। इस तरह का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके अंदर। तो ये बात लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी is uniform, electric field inside the cavity is uniform and it does not depends of location of point, and it does not depends on position of point P, लिख लो चाहे लोकेशन लिख लो, and it does not depends on position of point। तो पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और किसके अलोंग होता है, C1 C2 वेक्टर, है ना, दोनों सेंटरों को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, ऐसे लिख लो ये बात। एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर C1 C2, C1 एंड C2। और ये पता होगा आप लोग, अगर प्लस रो होता है, अगर मान ली प्लस रो तो कहाँ होगा, आउटसाइड, और माइनस रो होता तो क्या होता है, इनसाइड। ये तो आप जानते हो, इतना तो ये पता है आप लोगों को। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये तो बेकार।
अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, इस तरह केविटी बनाई इस बार इन्होंने। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस पे क्या है, माइनस चार्ज है। ये प्लस रो का है और ये क्या है, माइनस रो है। यहां पे पॉइंट पे केविटी यहां पर इस बार, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केविटी। ये जगह खाली क्यों हो गई बताओ? प्लस रो से माइनस रो मर गया तो क्या बचेगा, खाली जगह बचेगी ना, इस वजह से केविटी बन गई यहां पे। C1 C2 इसके सेंटर हो जाएंगे। इस पॉइंट P पे आपको क्या निकालनी है, वो निकालना है। तो इसको भी वैसा ही करना है जैसे क्या किया अभी अब, कि भाई इसको पूरा स्फीयर मानो प्लस का, इसको क्या है माइनस का, तो P1 पे लिखो, P2 पे लिखो, फिर वेक्टर सम बनाओ इनका। जैसे अभी क्या है वैसे क्या करो, करो, एक 2 मिनट देता हूं मैं आप लोगों को। देख इधर, तो इसको वही 2 स्फीयर मानेंगे इसमें भी। एक तो ये बड़ा स्फीयर प्लस रो का है, ठीक है, ये तो प्लस रो हो गया, ये इसका सेंटर है C1 और ये पॉइंट P है यहाँ पे, इसके लिए क्या बन जाएगा, ये R1, ठीक है। दूसरा ये माइनस रो का होगा, ये आपका C2 है, ये पॉइंट P आपका, इसके लिए पॉइंट P यहाँ पे होगा ये, और ये डिस्टेंस होगी मान लो R2 वेक्टर। तो आपको पता है अगर आपको E निकालना है तो क्या आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 के लिए इतना रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर, ये माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर। तो E कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब अगर आप इनको बनाए यहाँ पे क्या है आपका C1, यहाँ क्या है C2, और यहाँ पे क्या है पॉइंट P है, तो ये बन गया आपको कितना R1 वेक्टर, ये हो गया आपका R2 वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका C1 C2 वेक्टर। तो वही ट्रायंगल लो लगाओ, C1 C2 प्लस R2 किसके इक्वल, R1 के इक्वल। तो वही सेम ट्रायंगल लो, C1 C2 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो C1 C2 वेक्टर आ जाएगा आपके पास R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। इसको यहाँ पुट कर दो फिर से, तो क्या बन जाएगा फिर से, ये E इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। तो वही आंसर आने वाला है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, किसके अलोंग होगा, C1 C2 के अलोंग होगा। मतलब ये कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ कैसे होगा इसमें, तो इस तरह से होगा C1 C2 को पैरेलल, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे C1 C2 को मिलाने वाला। तो वही आंसर आएगा, सब कुछ वही होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, वैसे तो है तो ये मैथ वाला क्वेश्चन, अब मैथ वाले भी तो हैं इसमें साथ में, है ना। 4A 4B में दिया होता है ये एडवांस में, लेकिन अगर आपको पता है कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ये देखो इस तरह क्वेश्चन है एक, यहां पे एक स्फीयर दिया हुआ है, यार बातें बंद करो, ये दिया हुआ स्फीयर, ठीक है, और यहां पर एक ये सेंटर मान लो C1 है, दूसरा स्फीयर यहां पे, इसमें से एक केविटी काट दिया आप लोगों ने, ये C2 है,
और ये प्लस रो भरा हुआ है इसमें पूरे में। ठीक है, प्लस रो से भरा हुआ है। और इन सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, वो स्मॉल ए दी हुई है ना। C1 C2 की वैल्यू कितनी है? स्मॉल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा है, इसमें अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, और कितने एंगल पे यहां से ये, इसकी रेडियस कितनी है? एक R, और एंगल कितना है? ये 45 डिग्री पे। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज कर दिया है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया यहां से 45 डिग्री एंगल पे, और इस केविटी की रेडियस कितनी है? स्मॉल r, और C1 C2 की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल है। तो क्वेश्चन जैसे आप छोड़ेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, सोचो आप खुद, तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसमें यूनिफॉर्म होगा इधर साइड, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर भागेगा वो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स जो है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, ग्रेविटी का इफेक्ट लेना नहीं है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस लाइन पे, जाएगा इस दीवार से टकराएगा जाके, नहीं है ना, ऐसा जाएगा और पल तरफ टकराएगा। तो वही पूछा है कि कितने देर बाद इलेक्ट्रॉन जो है अदर सरफेस ऑफ कैविटी से टकराएगा। लिखो, फाइंड टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन, फाइंड टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अदर सरफेस ऑफ कैविटी, स्ट्राइक विद अदर सरफेस ऑफ कैविटी। काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन का मास m मान लेना है ना, m मान लेना वैसे भी, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पुट करनी, सारा जो है वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर रखना है। लगाओ दिमाग इसमें थोड़ा सा। आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा, क्योंकि आप देखो इधर, यहां पे क्या है, एक तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E होगा ρ/3ε0 C1 C2, और ये C1 C2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे स्मॉल है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर साइड, है ना, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यार इसको कैपिटल ए मान लेते हैं ना, स्मॉल ए तो यूज कर लिया हमने, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास QE/m, ये होता है। Q की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? स्मॉल ई, है ना, तो ये हो गई आपकी स्मॉल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ρ/3ε0, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ρ/3ε0 इनटू मास इलेक्ट्रॉन का m मान लो, अभी m के फॉर्म रहने दो आंसर, तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन जो आपका आ जाएगा ρ/3ε0 इंटू m, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको बड़ा करके कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, ये केविटी को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये डिस्टेंस जो आपकी कितनी दी हुई है, ये 45 डिग्री एंगल पर, ये कितनी है? R है। जब ये टकराएगा तो कहीं कहाँ जाकर टकराएगा? इस जगह पर टकराएगा ये। तो आप इसे ऐसा करो, यहाँ पे ये भी कितना बनेगा? सब कुछ 45 के बनेंगे सारे एंगल, यहाँ पे सब क्या बनेंगे? 45 के। अगर ये डिस्टेंस R है तो ये कितना होगा? R sin 45। ये भी कितना होगा? R sin 45। तो अगर मैं कहूँ यहां से यहां तक की डिस्टेंस D थी ये, तो D की वैल्यू तो कितनी है? 2R sin 45। अरे ये तो होगी, अरे R ये 45, तो आपका आ जाएगा 2R sin 45। तो D की वैल्यू 2R, चलो ठीक है, R तो दिया क्वेश्चन में, 45 कितना होता है? 1/√2, तो आ जाएगी √2R स्मॉल r। तो आपकी D की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल √2R आ गई। आपको पता है इसका एक्सप्रेशन पता है, इधर साइड कितना है? कैपिटल A, और U कितना है इसका? यहाँ पे 0। तो क्या लगाओगे? कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन, S बराबर ut प्लस हाफ at²। क्यों लगा पा रहा हूं इक्वेशन में? क्योंकि एक्सप्रेशन जो आ रहा है क्या है? कांस्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसके अंदर। तो S की वैल्यू कितनी है? √2R
यू कितना है 0 प्लस हाफ ए कितना ये रखा, कितना हो जाएगा रो ई ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू टी स्क्वायर। अगर आपको क्या निकालना है, टी निकालना है, तो क्या आएगा 6√2 एप्सिलॉन नॉट एम आर अपॉन रो ई ए, ये आंसर आएगा। लिख लो ये रो ई ए। तो केवीटी से एक क्वेश्चन बनेगा तो आपको इतना याद रखना। देखो इधर इस बार क्या है, हालांकि ये क्वेश्चन ओके अभी अपने पास टाइम इसलिए करा रहा हूं मैं, जब तो नहीं थी, लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा क्वेश्चन है तो ग्रेविटेशन वाला भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे आपके। कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस तरह से, एक सॉलिड स्फीयर था हमारे पास नॉन कंडक्टिंग, और कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इसके वॉल्यूम में, है ना। इसमें से क्या किया आप लोगों ने, r/2 रेडियस की एक स्मॉल स्फीयर यहां से रिमूव कर दिया। कितने का, r/2 का। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, इसकी कितनी है, स्मॉल r। तो इस सेंटर से मान लो C1 से ये क्या है C2 है, इस सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। कौन से, मेन सेंटर से C1 से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। लिखो क्वेश्चन, है ना, लिखो कहानी थोड़ी सी। ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर having charge small q, uniformly distributed, if a small sphere of radius r/2, removed as shown in figure, है ना, क्योंकि वो कहानी में लिखनी पड़ेगी नहीं मुझे फिर कि इसको टच करता है या नहीं करता है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो फिगर के हिसाब से आपने एक r/2 रेडियस का एज शोन इन फिगर, ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 रिमूव्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at distance 2r from the sphere, at distance 2r from the center of sphere। तो स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, तो बचा कौन सा, केवल ये वाला पार्ट बचा। तो इसको भी किससे करोगे भाई, कि एक बार तो इसको पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो वहां पे, कंप्लीट स्फीयर मान के, फिर उसमें से जो छोटा स्फीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से क्या कर दो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। करो, पर ध्यान रहिए पॉइंट आउटसाइड इस बार ρ/3 नहीं लगेगा, KQ/r² लगेगा। तो भाई आपको पॉइंट P पे क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उसको E1 - E2 लिख लो चाहो तो एक बार। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना है यहाँ पे E, जो EP आएगा वो आएगा E1 - E2। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, और माइनस में किसका हटा देंगे, स्मॉल स्फीयर की वजह से। तो E1 आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट, जो हटाया गया पार्ट उसकी वजह से उसको नेगेटिव कर देंगे बस। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट,
रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो E1 तो कंप्लीट जो स्फीयर होगा, तो E1 तो आप सब लोग लिख देंगे, क्या आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी 2r का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया E1। अब आपको इसकी वजह से लिखना है, तो उसके लिए पहले आपको क्यू डैश निकालना पड़ेगा। तो क्यू डैश निकालने के लिए आपको पहले इसका चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू आएगा आपके पास क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अगर आप यहाँ पे चार्ज निकालना क्यू डैश, तो आएगा रो इंटू बी डैश। रो तो चलो ये रख दो आप पूरा, क्या आएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू बी डैश क्या है, इस कैविटी का वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। तो 4π/3 तो कट जाएगा यहाँ से, क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे r³/8। इसका मतलब हुआ कि क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, q/8, है ना। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, कितना आएगा बताओ। यहाँ पे E2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, के क्यू डैश अपॉन आर कितना है उसके लिए 3r/2। भाई यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस लेंगे ना इसकी, तो ये कितनी है 3r/2 हो गई ना। भाई जिस गोले के वैसे लिख रहे हो उसी का सेंटर से डिस्टेंस लेनी है अपने को, तो आएगी 3r/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के बन जाएगा, वैल्यू पुट कर देते चलो यहाँ पे, क्या चलो ठीक है, क्यू की वैल्यू q/8 अपॉन 9r²/4, ये 4 ऊपर जाएगा, 2 बार कट जाएगा ये, तो के क्यू अपॉन 18r², ये आ जाएगा। अगर आपको नेट निकालना है EP, तो आपको E1 माइनस E2 करना था। तो E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन 4r² माइनस में के क्यू अपॉन 18r², ठीक है। तो यहाँ पे 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा, यहाँ कितनी बार जाएगा ये 9 - 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7/36 के क्यू अपॉन कैपिटल r², ये आंसर है 7/36 के क्यू अपॉन r²। इस तरह से करना है, सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में मिलेगा, ऐसे ही करना है फिर वहाँ पे। नेक्स्ट लिखें आप लोग, अगला एप्लीकेशन लिखें अब, है ना। ये सॉलिड स्फीयर हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट साइज नॉन कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट साइज नॉन कंडक्टिंग सीट या प्लेट बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या लार्ज भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट जगह लार्ज बोल सकते हो ना, लार्ज भी वर्ड हो सकता है। इनफाइनाइट या फिर लार्ज लिख लो, लार्ज ब्रैकेट में लार्ज लिख लो, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट या प्लेट भी वर्ड मिल सकता है आपको, प्लेट, ठीक है। तो ये आपके जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, नॉन कंडक्टिंग सीट या प्लेट। तो मान लो एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, इस तरह दी हुई है, मान लो इधर बना देता हूं मैं, और इनफाइनाइट साइज है, मतलब ये बहुत इधर भी जाएगी नीचे तक भी,
इधर भी जा रही हो कहीं, ये सीट है, बहुत बड़ी सीट है आपकी, और इसमें नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें चार्ज सरफेस पे होगा कि अंदर होगा? नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? चार्ज अंदर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है बात आपकी, यहाँ प्लस चार्ज होगा इधर, ये चार्ज है, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी मान लो क्या है इसकी, सिग्मा है। इसकी वजह से आपको इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे सिमेट्री से, छोटे छोटे से डी ए के, ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पे डी ए का। अगर आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डी ई, और इसकी वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। अगर एंगल वगैरह देख रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा ही बनेगा। डी के दो कंपोनेंट करें यहाँ पे, डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा? डी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा? डी साइन थीटा। कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? पैरेलल टू सीट, सीट के पहले सीट ऐसे रखी हुई है, ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू सीट, ठीक है। तो लिखो ये कहानी थोड़ी सी इसमें, ए नॉन कंडक्टिंग सीट, ए नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा surface charge density sigma is given, ऐसे लिख लो, is given। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी तो क्या होता है, सिमेट्री से टू एलिमेंट लेने होते हैं यहाँ पे, है ना। इस एलिमेंट के जो कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कट जाएंगे वाले, और ये वाले क्या है? जुड़ जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? परपेंडिकुलर टू सीट होता है। लिखो, टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन कंसिडर टू एलिमेंट, consider two element, the components of electric field parallel to seat, the component of electric field parallel to seat are cancelled and perpendicular to seat are added, and perpendicular to seat are added, ये जुड़ जाते हैं। so that direction of electric field, so that direction of electric field is perpendicular to the seat, इज परपेंडिकुलर टू द सीट। तो सीट के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन, इधर साइड होती है पूरी, अगर ये सीट रखी हुई है, ठीक है। तो डायग्राम बना लीजिए, बाकी अब फिर कल पढ़ेंगे।